दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज टीवी का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और हमारे बाईं तरफ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिलाल जी, आपका स्वागत है। आज की तारीख में जो समाज है, कहीं पर गद्दार कहने को लेकर के ढेर सारे मुकदमे हो जा रहे हैं और जो पार्टी की सरकार है मुकदमे करा रही है, वही पार्टी देश के विपक्ष के नेताओं को गद्दार कह रही है। हम बात कर रहे हैं पहले कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा ने इशारों इशारों में मुंबई महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एक नाथ शिंदे, उनको गद्दार कहा। हालांकि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे मुकदमे कुणाल कामरा पर दाखिल हो गए महाराष्ट्र में और मुख्यमंत्री तक को आकर के बयान देना पड़ा कि कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन होगा। कुणाल कामरा ने जहां पर यह वीडियो शूट किया था उस पर बुलडोजर चल गया। लेकिन हफ्ते भर बाद कल पूरे देश में जितने विपक्ष के बड़े लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबको की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर लगा। पूरे देश भर में यह पोस्टर लगा। दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में कहा गया कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले ये नेता गद्दार हैं। गद्दारी नहीं कहा गया, उसके नीचे जो निवेदक था उसमें बाकायदे भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी गद्दार कह सकती है और उनके नेता को इशारों इशारों में गद्दार अगर एक कॉमेडियन ने कह दिया तो उस पर इतना हंगामा खड़ा हो गया। बिलाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये किस तरह की पॉलिटिक्स है कि हमारा गद्दार तुम्हारा गद्दार, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? शुक्रिया देवकी जी। बहुत अच्छा इशू है जो आज आप एड्रेस कर रहे हैं। इसकी पूरे देश में चर्चा भी है और वो पूर्ण पोस्टर्स को देखने का मुझे भी मौका मिला। देखिए, इसको अगर एक एक कॉमन सेंस के स्तर पर समझा जाए तो हम इसको आम तौर पर जो इस तरह की बातें होती हैं इसे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक असहिष्णुता के दृष्टिकोण से देखा जाए। और खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी जो सहिष्णुता से कोसों दूर है, जिसके जिसको लेकर समय समय पर विपक्षीय पार्टी भी उस पर असहिष्णुता का आरोप, ये दरअसल उस माइंडसेट से जुड़ा हुआ सारा एक प्रकरण है। जो पार्टियां आमतौर पर आप देखते होंगे कि जब रामजी लाल सुमन ने एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर राणा सांगा और बाबर से संबंधित जो एक चिट्ठी को लेकर ये कहा था कि आप औरंगजेब का, बाबर का, मुगलों का विरोध करते हो, लेकिन जब जब उसी राणा सांगा ने उसे पत्र लिखकर बुलाया था बाबर को, जो बाबरनामा में भी मौजूद है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट, तो आप खुद एक गद्दारों की औलाद हो। तो यही वो गद्दार है जिसकी ओर रामजी लाल सुमन ने इशारा किया था और यही यही वो गद्दारों की राजनीतिक शैली है जिसको लेकर आज आज इनके अंदर मिर्चियां लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि रामजी लाल सुमन ने जिस जिस ओर इशारा किया था उसको लेकर आज करणी सेना ने पूरा का पूरा आगरा के अंदर एक महाज खोला हुआ है और पूरे आगरा को घेर लिया। और ये करणी सेना को जो उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में इसकी बेसिकली रूट्स हैं, उसके उत्तर प्रदेश में जो इसको एक एक एक्सेस मिला, वो यकीनन बिना प्रशासन की अनुमति के तो नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं
प्रशासन की अनुमति मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी एक करणी सेना का एक ठाकुर दृष्टिकोण से, या कहिए ठाकुरवाद होने के दृष्टिकोण से एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध भी मानता है। तो एक तरफ आप देखिएगा कि रामजी लाल सुमन वाला वो है जो इनको अपने, जब इनको गद्दार कहा तो कितना बुरा लग रहा है, और जब अब ये खुद भूल गए कि इन्होंने पूरे विपक्ष को ही गद्दार कह डाला। तो ये बेसिकली आपकी राजनीतिक असहिष्णुता और साथ ही साथ आपका विपक्ष के प्रति दृष्टिकोण, आपका लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष का स्थान है उसका अनादर, लोकतंत्र में जो विपक्ष का जो जो एक आधार होता है उसको नकारना, लोकतंत्र में विपक्ष के माध्यम से जो एक चेक एंड बैलेंस हमारी व्यवस्था में है उसको सिरे से नकार देना, और हर वो चीज जो बिल आप लाते हैं, जो आने वाले जो जो कानून भी बनता है, उसका विरोध करने वालों को भी आप गद्दार कह रहे हैं। तो आप ये बता दिए कि आप सीधे सीधे लोकतंत्र की इस व्यवस्था को ही नकार रहे हैं, लोकतंत्र में विपक्ष के वजूद को ही नकार रहे हैं, जो बताता है कि आप इस देश के अंदर अकेला अपना राज्य चाहते हैं, जो बताता है इस देश के अंदर आप एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं, जो बता रहा है आपके दृष्टिकोण के अंदर, आपकी नजर के अंदर विपक्ष कोई चीज होता ही नहीं है। तो ये जो अपमान है विपक्ष का, ये वास्तव में लोकतंत्र का अपमान है, भारतीय संसदीय प्रणाली का अपमान है, और भारतीय जनमानस का अपमान है, जो जो वोट बैंक विपक्ष के माध्यम से इस देश के अंदर, संसद के अंदर एक प्रतिनिधित्व कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के रूप में, उसका भी अपमान है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये एक पार्टी का अपमान नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अंदर हर वो व्यक्ति जो विपक्ष को वोट करता है उसका भी अपमान है। मतलब कहने का यह है कि जो विरोध करेगा, वैसे तो संसद में बिल जो भी लाया जाता है विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी रही हो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, ये ऐसा कर रही है कि हम जो कह रहे हैं वही सब लोग सच कहें, अगर गलत भी है तो हम इसको सच कहें, विपक्ष भी उसको सच कहे, उसका समर्थन करे। ये क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है कि ये कोई और तंत्र है? देखिए, मेरा इशारा देवकी जी वही था कि ये, जब मैं इसको संपूर्ण लोकतंत्र का अपमान मान रहा हूं, ये संपूर्ण विपक्ष का अपमान मान रहा हूं, तो अब अगर आप इसको बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये भाजपाई तंत्र है। ये वो तंत्र है जो अपने सामने विपक्ष को टॉलरेट ही नहीं करता। ये विपक्षीय पार्टियों में विभाजन कराता है, उनकी पूरी पूरी पार्टियां तोड़ देता है। यही वो मानसिकता है जो विपक्षीय पार्टियों को गवर्नर्स के माध्यम से, ईडी के माध्यम से और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित करती है, और फिर वो साबित नहीं होती। आपने देखा होगा कि कोर्ट के माध्यम से वो छूट कर आते हैं, या अभी तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ये लोकतंत्र में जो विपक्षीय पार्टियां, उसको कमजोर करने का तंत्र है, इसीलिए वो विपक्ष को पूरा गद्दार बता रहे हैं। सरल शब्दों में तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपाई तंत्र है। नहीं, मैं एक मेरा सवाल यहाँ ये है बिलाल साहब, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक लोकसभा कवर की है, संसद कवर किया है, संसद के सेंट्रल हॉल में आपकी एक्सेस रही, आखिर ये जो सिचुएशन है ये कहां पर जाकर के ठहरेगी, कहां पर रुकेगी? देखिए, ये पिछले आप देख रहे होंगे कि 10 सालों में हमने जो 2 कार्यकाल देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हुए, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं की, लोकतंत्र की गरिमा की, लोकतंत्र की में संसदीय प्रणाली की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके संबंध में खुद को न्यायपालिका ने भी बहुत सख्ती से बहुत सारी कटाक्ष किए, अपने ऑब्जर्वेशन दिए। जब लोकतंत्र के अंदर चुनावी प्रणाली, खासतौर से ईवीएम को लेकर जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो
ईवीएम को लेकर बोला जा रहा है और विपक्षी पार्टियों ने जो ईवीएम पे सवाल खड़े करे और ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल खड़े करे हैं, वो इस बात की बानगी, इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से इस देश के अंदर विपक्षी पार्टियों को एक तरफा ध्वस्त किया गया, एक तरफा कुचला गया, एक तरफा उसे नेस्त नाबूद करने की कोशिश की गई, एक तरफा उसे अपने सामने खड़ा नहीं होने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन ये विपक्ष की बहादुरी कहिए, विपक्ष का एकता कहिए, विपक्ष का राजनीतिक संघर्ष कहिए कि वो इन सब चुनौतियों के बावजूद जहां जहां सारी की सारी विषम परिस्थितियां उसके लिए खड़ी कर की गई थी, जहां उसके उसके क्या ट्रेजरी पर ताले लगा दिए गए थे, जहां उनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, जहां बड़े बड़े मंत्रियों को जेल भेज दिया गया था, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां तोड़ दी गई थी, उसके बावजूद दो लोकसभा 2024 का जो परफॉर्मेंस था, उन विषम परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस था, वो बताता है कि एक आशा की किरण आज भी देश के अंदर लोकतंत्र में मौजूद है और वो आशा की किरण विपक्ष का संघर्ष है इन विषम परिस्थितियों में भी, जो उसको आज भी सरवाइव करने का एक मौका दे रहा है। सत्ता पक्ष ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, समझना चाह रहा था विलाल जी, कि आखिर जब एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा गया, वो भी इशारों इशारों में कहा गया। कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गद्दार उनको नहीं कहना चाहिए था। हालांकि जो शिवसेना यूबीटी के हैं एकनाथ शिंदे को उन्होंने इशारों इशारों में गद्दार कहा और उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बंबई में कई मुकदमे दर्ज हो गए, कई और जगह पर मुकदमे हो गए। इसके अलावा जहां पर उन्होंने प्रोग्राम शूट किया था, वो जगह जो एक तरीके से बुलडोज कर दी गई, वो कुछ हिस्सा उसका बुलडोज कर दिया गया। तो वहां गद्दार कहने पर बिना नाम लिए इतना बड़ा एक्शन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के निवेदक वाले बहुत सारे पोस्टर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगे, बिहार में लगे हैं, झारखंड में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, इस सब जगह पोस्टर लगे हैं। तो क्या इसमें उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? देखिए देवकी जी, आप कुणाल कामरा का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अभिव्यक्ति की जब आजादी की बात देश के अंदर होती है, जिसका अधिकार हमें संविधान से प्राप्त हुआ है, तो किसी भी कॉमेडियन के लिए किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष करते हुए इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर भारतीय संस्कृति में या कहिए अभिव्यक्ति की आजादी की सुंदरता माना जाता है। लेकिन ये कुणाल कामरा ने तो बहुत बाद में कहा, शिवसेना जो ओरिजिनल है उद्धव ठाकरे की, उनके लोग तो खुलेआम इनको एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गद्दार शिवसेना कहते हैं। तो कुणाल कामरा ने कौन सा गुनाह कर दिया था? अगर कुणाल कामरा के कहने पर कुणाल कामरा ने जहां पर जिस थिएटर में या जिस हॉल में किया था उसकी कुर्सी तोड़ी जा सकती है, तो फिर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी यही बिहेव करना चाहिए। वहां क्यों नहीं करते? क्योंकि लाठी आप कमजोर पर चलाते हैं, लाठी आप एक व्यक्ति पर चलाते हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड है आपका, जहां लड़ाई बराबर की है, वहां आप हिम्मत नहीं करते। उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे की जब शिवसेना से हम टकराएंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनकी शिवसैनिक बड़े कट्टर और बड़े बड़े निडर होते हैं, तो वहां झगड़ा हो सकता है क्योंकि कमजोर है वो व्यक्ति, वो एक अकेला अपने आप में इंडिविजुअल है, तो उस पर सारे जुल्म ढा लिए जाते हैं और ये कहा जाता है गद्दार ना कहा जाए। तो ये सारा शक्ति जब इंसान के हाथ में आती है, तो उस शक्ति का जो दुरुपयोग है वो भारतीय लोकतंत्र में हमें खुलेआम देखने को मिल रहा है। यही कुछ आप देखिए केंद्र में भी देखने को मिल रहा है कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो रहे हैं। तो विपक्ष की हैसियत ही क्या है, किस तरह से विपक्ष को ट्रीट किया गया। और मैं आप कह रहे हैं कि मेरा भी व्यक्ति है, आप अगर इसको संघ प्रमुख के दृष्टिकोण से भी देखें, मोहन भागवत के दृष्टिकोण से देखें, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चेताते हैं कि विपक्ष को विपक्ष समझा जाए, शत्रु ना समझा जाए। वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर मोहन भागवत जी इनडायरेक्ट कटाक्ष करते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार है? कोई मानने को तैयार नहीं। होता क्या है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं
तो आपकी आंखों में जो इंसाफ होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि सत्ता का जो अहंकार है वो आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता। यही सब कुछ घटनाक्रम देश के लोकतंत्र में घट रहा है, जो एक दुर्भाग्य है। मतलब ये कहा जाए कि जो मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, एक माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में संघ का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि 2024 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तभी बीच में एक इंटरव्यू आया था जेपी नड्डा साहब का, जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो गई है, उसका पूरे देश में जनाधार हो गया है, अब उसे संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या संघ जो उन्होंने कहा था वो बात सच साबित हो रही है कि संघ की कोई बात भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है? इसी वजह से संघ प्रमुख बार बार बयान देते हैं, ताकीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बीजेपी के लोग हैं कि मानते नहीं। तो क्या उसका ही असर है नड्डा जी के बयान का? जी, नड्डा जी ने जो बयान दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले दिया था, जी उसके बाद जो परिस्थितियां संघ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर संघ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में हमें जो टसल देखने को मिल रही है, और जिस तरह से तो इस देश के अंदर लोकतंत्र का जो तमाशा बनाया गया, वो आप और हमने नहीं, वो सबने देखा, वो मोहन भागवत जी ने भी देखा। तो मोहन भागवत जी ने काफी समय बाद एक चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने सांप्रदायिकता पर भी को भी टोन डाउन करने के इशारे दिए थे, और निरंतर एक कोशिश उनकी, जिसे मैं आमतौर पर डायनेमिक शिफ्ट बोलता हूं, कि संघ के अंदर एक डायनेमिक शिफ्ट पैदा हो रहा है। संघ अपने आप को, लेटेस्ट आप देखिए, उन्होंने औरंगजेब वाले इशू पे कहा था, ये प्रासंगिक नहीं रहा। मोहन भागवत जी ने अक्सर कहा कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, शिवलिंग को हर मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, भाईचारा कायम करने की जरूरत नहीं है, अब हम किसी तरह का भी दूसरा आंदोलन राम मंदिर के नाम पर नहीं छेड़ेंगे, हर आदमी हिंदू नेता बनना चाह रहा। ये इस तरह के बयान क्यों दिए मोहन भागवत जी समझ चुके थे कि जो हिंदुत्व के नाम पर इस देश के अंदर एक नकारात्मक घृणात्मक एक विचारधारा में बदल दिया गया है, उससे जो सनातन का जो नुकसान हो रहा है, उससे जो उस दृष्टिकोण का नुकसान हो रहा है, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जो सही मायने में सही दिशा में सोचते हैं, उनकी छवि का नुकसान हो रहा, तो वो उसे करेक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए कि जब आप शुरू से किसी को प्रारंभिक कक्षाओं से 2 और 2 5 पढ़ाते हैं, जब आप काफी समय बाद आप ये कहने लगे कि 2 और 2 4 होता है, तो वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है हमें तो 2 और 2 5 पढ़ाया गया, आज आप 2 और 2 4 की शिक्षा दे रहे हो। तो ये जो टकराव था, जो पढ़ाया गया था, जब आपने उसे डायनेमिक शिफ्ट लिया तो वो आपके ही गले पड़ गया। आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी को उल्टा सीधा कहा लोगों ने, बड़े गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। आप ऐसे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप मैसेज और ऐसे यूट्यूब प्रोग्राम मौजूद है जहां मोहन भागवत जी को लोग लताड़ रहे हैं और संघीय लताड़ रहे हैं। तो ये जो, जब आप एक ऑड सिचुएशन के अंदर डायनेमिक शिफ्ट लेते हो, अपनी गलती का एहसास करते हैं, तो इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। अंत में ये कहा जाके सेटल होगा, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये इशारा उनकी तरफ से साफ है कि आपको ये डगर बदलनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, आपने कहा कि नजर बदलनी पड़ेगी, लेकिन देखिए रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के जो बयान दिया संसद के भीतर, राज्यसभा में, जो सबसे बड़ा देश का सदन है, और उस बयान को, जो उनका बयान था राणा सांगा को लेकर के, राज्यसभा की जो कार्यवाही है उससे बाहर निकाल दिया गया। और कार्यवाही को बाहर निकालने के बाद भी राणा सांगा को लेकर के, रामजी लाल सुमन को लेकर के इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? देखिए देवकी जी, मैं आपको एक डिफरेंट डायनेमिक्स में ले जाना चाह रहा हूँ। इस देश के अंदर जो सनातन की लड़ाई है, हिंदुत्व की जो लड़ाई है, उसको उसको पहले हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। समाज के अंदर जिसको आप सनातनी कह रहे हैं, जिसको हिंदुत्व कह रहे हैं, उस पर तो देश के अपर कास्ट की मोनोपोली है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। और
देश का जो अपर कास्ट की जो मोनोपोली है उसके विपरीत जो एक अनुपात है, जिसमें ओबीसी है, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें अति पिछड़े हैं, जिसमें आदिवासी हैं, ये ये भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू हैं, लेकिन जब आप हिंदू धर्म की अवधारणा की बात करते हैं तो ये मेजॉरिटी हिंदू है, जिसमें दलित, महादलित, ओबीसी और ईबीसी और आदिवासी, ये जो प्रपोर्शन है, जिसे आप कहते हैं ना कि 90-80 की लड़ाई, 80-20 की लड़ाई, तो ये मेजॉरिटी हिंदू है। तो मेजॉरिटी हिंदू ही इस माइनॉरिटी हिंदू के खिलाफ आज खड़ा है अपने अधिकारों के लेकर। वो सवाल ये खड़ा करता है कि आप हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन जब इसी हिंदुत्व के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर 69 शिक्षा भर्ती घोटाला कर दिया जाता है, तो ये क्यों कर दिया जाता है? हमारे अधिकार क्यों छीन लिए जाते हैं? वो कहता है जब पुलिस में भर्ती होती है तो हमारे पुलिस उसमें जो हमारा आरक्षण का अधिकार है क्यों छीन लिया जाता है? तो यहां से वो मेजॉरिटी हिंदू इस माइनॉरिटी हिंदू की जो सनातनी और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, यहां से बगावत करता है, यहां से वो डिफरेंस पैदा होता है। तो रामजी लाल सुमन भी एक दलित परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो वो जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद खड़ा करना चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी, उन्होंने उसके अंदर एक हिस्टोरिकल फैक्ट को रख दिया, जिसके चलते सबको मिर्ची लग गई और अपने आप को ये सोचने लगे कि साहब राणा सांगा को गद्दार कह दिया। तो राणा सांगा को गद्दार रामजी लाल सुमन ने नहीं कहा, राणा सांगा के परिप्रेक्ष्य में जो हिस्टोरिकल फैक्ट था उसको लॉजिकल रिलेट किया था, जिसके चलते आज सबको मिर्ची लग रही। तो देश के अंदर जो बुनियादी लड़ाई है वो माइनॉरिटी हिंदूज बनाम मेजॉरिटी हिंदूज की मैं है, ये जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि हिस्टोरिकल फैक्ट को उन्होंने अपने तरीके से सजा करके रख दिया। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मुंबई में वो हो, अबू आसिम साहब, ये सारे लोग, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आज की तारीख में आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज लड़ाई माइनॉरिटी हिंदू और मेजॉरिटी हिंदू की है। मतलब जिसे आपने डिफाइन किया, एक फॉरवर्ड क्लास और एक जो बैकवर्ड क्लास और लोअर बैकवर्ड क्लास एंड दलित। तो अगर लड़ाई इन दोनों के बीच है और देश में क्या बेरोजगारी नहीं है, क्या देश में और मुद्दे नहीं है, महंगाई नहीं है कि हम बात औरंगजेब के जरिए करेंगे, बात हम राणा सांगा के जरिए करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो या तो हम हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो, हिस्ट्री को मैंने पढ़ा हो, दूसरों की सुनी सुनाई जब हम बात किसी के सामने रखते हैं तो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। हो सकता है इसमें हो या ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हिस्ट्री मुझे ठीक से पता नहीं है। तो हमको लड़ाई जब माइनॉरिटी हिंदू और मेजॉरिटी हिंदू के बीच है, मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, ऐसे में राणा सांगा या औरंगजेब, इनकी बात करने की क्या जरूरत है? देखिए, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है और जिस दृष्टिकोण को मैं यहाँ एक सैद्धांतिक या एक क्लासिकल दृष्टिकोण से रखना चाह रहा हूँ, उसको बहुत अच्छी तरह आपने समझाया देवकी जी। देवकी जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना अपर कास्ट है, ना लोअर कास्ट। आप एक भारतीय हैं और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं मेरी नजर में, और आप उस बौद्धिक स्तरता के आपको वो स्तर है वो जो इन नाजुक बातों को आप बहुत अच्छी तरह समझते। देखिए, हो क्या रहा है, राम मंदिर आंदोलन को जब आप देखें तो 80 के दशक से भारतीय जनता पार्टी ने जो देश का जो ओबीसी है, जो देश का कहीं 50% है, कहीं 45% है, और ओवरऑल अगर आप देश में ओबीसी की मेजोरिटी देखें तो ये 50 to 62% के वेरिएशन में रहता है हर जगह। तो इसका कम्युनलाइजेशन करना शुरू कर दिया था, यानी कि इसका सांप्रदायिकरण करना शुरू कर दिया था, जिसमें उमा भारती हो गए, विनय कटियार हो गए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको एक दिन की सजा हुई थी वो हो गए। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जहां इन्होंने ओबीसी नेताओं का पैट्रोनाइज किया हिंदुत्व के नाम से, और उन ओबीसी नेताओं को पैट्रोनाइज करके हिंदुत्व के नाम से उनकी जो कम्युनिटी थी ओबीसी, उनका सांप्रदायिकरण किया, और उनका सांप्रदायिकरण के उनका वोट
अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह फसल काट ली। दरअसल अगर, और बदकिस्मती की बात यह है कि ये कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे और भी, चाहे या शिवराज सिंह चौहान हो, अगर ये वास्तव में ओबीसी हिंदू नेता होते तो इन्होंने कभी भी, इन्होंने हमेशा आरक्षण की बात की होती, इन्होंने आरक्षण के अधिकारों की लड़ाई लड़ी होती, इन्होंने दलितों की समुदाय की लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये वो समाज है जो पिछले 2,500-3 हजार साल से वंचित है, जिसको वंचित रखा गया, जिसको ओबीसी बनाया गया, जिसको दलित बनाया गया। तो इन्होंने हिंदुत्व की तो बात करी, ओबीसी की बात नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मेजॉरिटी हिंदू की जो फ्लो, जो आज पढ़ लिख कर अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए, जो पढ़ लिख कर जो मेन स्ट्रीम में आना चाह रहा है और किसी हद तक आ गया है, इनके उस फ्लो को रोकने के लिए दलितों को, ओबीसी को हिंदू फोल्ड में लिया और अपनी मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी हिंदू, उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया मनुवाद का। तो उन्होंने ओबीसी कहीं अधिकार ना मांगने लगे, दलित अधिकार ना मांग ले, इसलिए इस पूरी लड़ाई को फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड या माइनॉरिटी हिंदू बनाम मेजॉरिटी हिंदू की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया कि साहब हिंदू मुस्लिम करते रहो ताकि हम पोलराइज करते रहे और सत्ता हमारे पास रहे। ये है वो फंडामेंटल, जिसके लिए ताकि इनसे कोई सवाल ना पूछा जा सके कि भाई देश का विकास कैसे होना, देश के अंदर भूखमरी है, देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर इन्फ्लेशन है, देश में कर्जा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या हुआ, आज जो इस लेवल पे आके देश खड़ा कर दिया है इसका कौन जिम्मेदार है, पिछले 11 साल से जो तुम सत्ता में हो, अब तो थर्ड टर्म हो, तुम्हारी क्या अकाउंटेबिलिटी हो, ये सवाल ना खड़े हो जाए समाज में। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति निरंतर करते रहो, ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बहुत अच्छी चर्चा रही बिलाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।